नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं रॉकी शक्ति क्लासेस 75 की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम साइंस की सीरीज़ का यह दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को संकलित किया गया है जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं और जिनके आगे आने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखिए, ये उन सारे एग्जामों के लिए कारगर साबित होगा जिसमें साइंस पूछा जाता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? आपके आंसर हैं व्यतिकरण, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, ध्रुवण। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्णांतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। आपके आंसर ऑप्शन है केवल द्रवों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के, सभी पारदर्शी माध्यम के। आपका आंसर है ऑप्शन डी, सभी पारदर्शी माध्यम के। अगला क्वेश्चन, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। आपके ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। आपके आंसर होंगे ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? आपके ऑप्शन है थियोडोर मेमन, ऑप्शन बी डेनिस पेपिन, ऑप्शन सी विलियम मार्टन, ऑप्शन डी फ्रांसिस क्रिक। आपके आंसर है ऑप्शन ए, थियोडोर मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नोरियो टानीगुची, 1974। नोरियो टानीगुची ने 1974 ईस्वी में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। आपके ऑप्शन है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, स्थल में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, स्थल मंडल एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित, ऑप्शन डी नाइट्रिकारक बैक्टीरिया का विनाश। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थल मंडल एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। तो नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडल एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? आपके ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, और ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला क्वेश्चन, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है शुष्क पत्ती, ऑप्शन बी शुष्क तने, ऑप्शन सी शुष्क बीज, और ऑप्शन डी शुष्क पुष्पकली। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, शुष्क पुष्पकली। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, और जो क्वेश्चन नए लग रहे हैं उनको नोट कर हाईलाइट कर बार बार रिविजन करके याद कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्जामों में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गलत ना हो। आपके आंसर होंगे ऑप्शन डी, शुष्क पुष्पकली। अगला क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण समय कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण समय कितना होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण समय 24 घंटे का होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा रहता है? वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा रहता है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, ऑप्शन बी पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऑप्शन सी विभिन्न गैसों की उपस्थिति
के कारण और ऑप्शन डी वायुमंडल की संरचना के कारण। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु, आपके आंसर होंगे ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। तो अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष से बाहर कोई वस्तु गिराई जाती है तो वह वस्तु अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। आपके आंसर होंगे ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम है। दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का क्या नाम है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण गंगोत्री। दक्षिणी ध्रुव पर भारत के 3 स्टेशन स्थापित किए गए हैं, दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। तो सबसे पुराना जो है दक्षिण गंगोत्री है। तो अभी क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम। तो आपका आंसर होगा दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान गोवा, ये सही है। अगला, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, समुद्र सूचना सेवाओं का भारतीय राष्ट्रीय केंद्र हैदराबाद, ये भी सही है। ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, समुद्र प्रौद्योगिकी का संस्थान राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई, ये भी सही है। और ऑप्शन डी अंटार्कटिका स्टडी सेंटर, अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र बेंगलुरु, ये गलत है। अंटार्कटिका स्टडी सेंटर बेंगलुरु में नहीं है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि। आपके ऑप्शन है नंबर ए गुरुत्व नहीं होता है, ऑप्शन बी वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, ऑप्शन सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, और ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो आपके आंसर होंगे ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते क्योंकि निर्वात में अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपके आंसर होंगे ऑप्शन सी अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को अगर दोगुना कर दिया जाए तो उनकी सूर्य का पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है उस 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का भार ऑप्शन आपके ये हैं पृथ्वी तल पर पृथ्वी तल पर सबसे जगह समान होता है, सब जगह समान होगा। ऑप्शन बी ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ऑप्शन डी मैदानों के अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है क्योंकि किसी पिंड का भार जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है जी उसके अनुसार होता है, इसलिए ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। आपके आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर टिक थोड़ा गलत हो गया है।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उस गेंद का वेग क्या होगा? तो आपके आंसर होंगे ऑप्शन सी 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। 9.8 में 3 का गुणा हो जाएगा, 3 सेकेंड बाद उसका जो वेग है त्वरित गति से बढ़ता जा रहा है, तो 3 सेकेंड बाद 3 के मल्टीप्लाई करने के बाद 29.4 मीटर प्रति सेकेंड आंसर होगा। आपके आंसर होंगे ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारहीनता होती है, भारहीनता होती है, तो आपके ऑप्शन है नंबर ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ऑप्शन बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, ऑप्शन सी निर्वात की स्थिति में, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड होता है, तो जब गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाएगा तो वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा, इसलिए भारहीनता जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करती है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। हम इस तेज गति को अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि आपका आंसर होगा अपने अक्ष में पृथ्वी की गति के अपेक्षा हमारी गति शून्य है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अपने अक्ष में पृथ्वी की गति के अपेक्षा हमारी गति शून्य है, इसलिए पृथ्वी की गति का अनुभव हम नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन परिणाम सही होगा? तो आपके ऑप्शन है नंबर ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन बी वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, ऑप्शन सी वस्तु का भार एवं द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, और ऑप्शन डी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो आपके आंसर होंगे ऑप्शन ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव के द्वारा, ऑप्शन बी रडार द्वारा, ऑप्शन सी सोनार द्वारा, और ऑप्शन सी पल्सर द्वारा। तो आपके आंसर होंगे ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव द्वारा। डॉपलर प्रभाव द्वारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? आपके ऑप्शन है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग में ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो। तो आपके आंसर हो गए ऑप्शन ए जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति का भार अधिक मालूम पड़ता है। अगला क्वेश्चन, लोलक की कालावधि, लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि टी बराबर 2π√L/g होता है। तो द्रव्यमान का जो आवर्तकाल टी होता है वह लोलक की लंबाई जो होती है यल स्मॉल एल उस पर निर्भर करती है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि ऑप्शन ए गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक लड़की
झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल दोलन के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा और ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। तो आपके आंसर होंगे ऑप्शन ए कम हो जाएगा, क्योंकि लड़की जब खड़ी हो जाएगी तो लोलक की जो लंबाई है वो कम हो जाएगी, इसलिए आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। आपके आंसर हो गए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। आपके आंसर ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन बी शीत ऋतु में, ऑप्शन सी वसंत ऋतु में और ऑप्शन डी वर्षा काल में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी शीत ऋतु में। शीत ऋतु में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी का पलायन वेग है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से या इससे अधिक वेग से फेंका जाएगा तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी का गुरुत्व क्षेत्र है उसको पार करके अंतरिक्ष में चली जाएगी, और अगर इससे कम वेग में फेंका जाता है तो वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। इसलिए पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च होगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च होगा। आपके ऑप्शन है 0 से 1 इकाई, ऑप्शन बी 1 इकाई, ऑप्शन सी 10 इकाई और ऑप्शन सी 100 इकाई। तो 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 इकाई। 100 में अगर 10 घंटे का गुणा कर रहे हैं तो आपका 1000 आएगा और एक इकाई जो होती है 1000 वाट के बराबर होती है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 इकाई। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो आपका आंसर होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। आपके आंसर होंगे ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 10 यूनिट। इसको निकालने के लिए आप 100 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 20 कर लेकर 1000 से डिवीजन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 और 10 यूनिट आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। एक मकान में 2 बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध है? तो आपके आंसर होंगे ऑप्शन ए मंद रोशनी वाले बल्ब में। मंद रोशनी वाले बल्ब में अवरोध जो होता है, प्रतिरोध जिसको कैपिटल आर कहते हैं, उसका मान अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, जब वैद्युत की ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, जब विद्युत ऊर्जा जो है गति में परिवर्तित होती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। जब विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो आपके ऑप्शन है डायनमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, इंडक्टर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन, एक ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है। एक ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है बैटरी, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी जनरेटर, ऑप्शन डी गतिमान कॉइल मीटर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए बैटरी। बैटरी जो है
ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है कैलकुलेटर, ऑप्शन बी कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, और ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ट्रांजिस्टर, इन तीनों में निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग किया जाता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग बल्बों के फिलामेंट के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ा जाना चाहिए, या 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। आपके ऑप्शन है आधार सिरे से, ऑप्शन बी सजीव सिरे से, ऑप्शन सी उदासीन सिरे से, ऑप्शन डी किसी भी सिरे से। तो आपके आंसर होंगे ऑप्शन ए आधार सिरे से। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को आधार सिरे से जोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। आपके पास ऑप्शन है खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, ऑप्शन सी सुरक्षा के लिए, ऑप्शन डी फ्यूज के रूप में। तो विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। जो पिछले क्वेश्चन में भी देखा गया था कि आधार सिरे से सबसे बड़ी प्लग को जोड़ा जाता है, तो वही अर्थ का कार्य करती है, इसलिए अर्थ उपकरण का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। आपके आंसर होंगे ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइका, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी स्वर्ण, और ऑप्शन डी चांदी। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग, जो लोग इस क्वेश्चन को पढ़े नहीं होंगे, वो स्वर्ण मारेंगे, जो कि गलत है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी चांदी। तो निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी चांदी। अगला क्वेश्चन, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गलनांक कम होता है, ऑप्शन बी गलनांक ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी प्रतिरोध अधिक होता है, ऑप्शन डी प्रतिरोध कम होता है, और ऑप्शन ई ए एवं सी दोनों। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ई, ए और सी दोनों। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन, हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। आपके पास ऑप्शन है टंगस्टन एवं आयोडीन, ऑप्शन बी टंगस्टन एवं ब्रोमीन, ऑप्शन सी टंगस्टन एवं सोडियम, ऑप्शन डी मॉलिब्डेनम एवं सोडियम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी टंगस्टन एवं सोडियम। हैलोजन लैंप का जो तंतु होता है वह टंगस्टन एवं सोडियम मिश्र धातु का बना होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः आपके पास ऑप्शन है श्रेणी संबंधन है, समांतर संबंधन है, श्रेणी और समांतर संबंधनों का संयोग है, और ऑप्शन डी प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंधन और अन्यत्र समांतर संबंधन है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी समांतर संबंधन है। तो घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। जो भी घरेलू विद्युत तार होते हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ही बात यहाँ पर हो रही है, समांतर संबंधन आपका आंसर सही होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आपके पास ऑप्शन है आर्गन के साथ सोडियम वेपर, ऑप्शन बी नियान के साथ सोडियम वेपर, ऑप्शन सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर और ऑप्शन डी नियान के साथ मरकरी वेपर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आर्गन के साथ मरकरी वेपर का प्रयोग सामान्य ट्यूबलाइट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रतिदीप्ति बल्ब जिसे कहते हैं में कौन सी गैस भरी जाती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी मरकरी और नियान। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में मरकरी और नियान गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा होती है? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए तांबे के तार को गर्म करके, ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके, ऑप्शन सी परमाणु को उत्तेजित करके और ऑप्शन डी अणुओं को दोलित कर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके। तो श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए तंतु को गर्म किया जाता है, इसलिए आपके आंसर होंगे ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके। अगला क्वेश्चन, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 4 गुना बढ़ जाएगी। यदि किसी तार में बहती हुई विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुनी हो जाएगी। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी वोल्टेज का उपचयन एवं अपचयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोबाइल चार्जर होता है। मोबाइल चार्जर होता है। आपके पास ऑप्शन है एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिदीप्ति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिदीप्ति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? आपके पास ऑप्शन है रेडियन, मोल, कैंडेला, एम्पियर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी कैंडेला। प्रतिदीप्ति तीव्रता की एसआई मात्रक कैंडेला होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? आपके पास ऑप्शन है कार्य, गतिज ऊर्जा, बल और स्थितिज ऊर्जा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कार्य, बल और स्थितिज ऊर्जा से भिन्न है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला क्वेश्चन, प्रत्यास्थता मापांक की एसआई इकाई क्या है? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी पास्कल और ऑप्शन डी जूल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी पास्कल। प्रत्यास्थता मापांक की एसआई इकाई पास्कल होती है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आपके पास ऑप्शन है सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग और जूल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड जो है ये तापमान की इकाई है, न कि ऊष्मा की। बाकी कैलोरी, अर्ग और जूल ये ऊष्मा की इकाई है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए सेंटीग्रेड, ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? आपके पास ऑप्शन है बार, नॉट, जूल, ओम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए बार। बार जो होता है पारिस्थितिकी दाब की इकाई होता है। अगला क्वेश्चन, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी केल्विन। केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र समान नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र समान नहीं है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बल एवं दाब, ऑप्शन बी कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन सी आवेश एवं संवेग और ऑप्शन डी भार एवं बल। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए बल एवं दाब। बल एवं दाब के बीमीय सूत्र जो होते हैं समान नहीं होते हैं। बाकी कार्य ऊर्जा के समान होंगे, आवेश और संवेग के समान होंगे, भार और बल के समान होंगे। अगला क्वेश्चन, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, आपके पास ऑप्शन है उनकी दिशा अलग होगी, ऑप्शन बी उनका परिणामी शून्य होगा, ऑप्शन सी उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है? वेक्टर से मतलब सदिश राशि से है। तो निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है? आपके पास ऑप्शन है बल, चाल, ऊर्जा, तापमान। तो इसमें बल जो है ये वेक्टर मात्रा अर्थात यह एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किस के सर्वाधिक समीप है? एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके सर्वाधिक समीप है? आपके पास ऑप्शन है 10⁸ मीटर, ऑप्शन बी 10⁻12 मीटर और ऑप्शन सी 10⁻16 मीटर, ऑप्शन डी 10⁻20 अर्थात 20 मीटर। तो आपके पास आंसर होगा ऑप्शन सी 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष लगभग 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन सेकेंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? न्यूटन सेकेंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी संवेग का। न्यूटन सेकेंड संवेग का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई है? निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई है? आपके पास ऑप्शन है कार्य और शक्ति, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण, कार्य और बल आघूर्ण और कोणीय संवेग। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी कार्य और बल आघूर्ण। कार्य और बल आघूर्ण की समान इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, लक्स किसकी इकाई है? लक्स किसकी इकाई है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रदीप्ति की। प्रदीप्ति की इकाई लक्स होती है। अगला क्वेश्चन, नॉट इनमें से किसके गति की इकाई है? नॉट इनमें से किसके गति की इकाई है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्री जहाज। समुद्री जहाज़ों की गति की इकाई को नॉट में मापा जाता है, इसलिए नॉट समुद्री जहाज की गति की इकाई है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हीरा किसमें तौला जाता है? हीरा किसमें तौला जाता है? आपका आंसर होगा कैरेट। हीरा को कैरेट में तौला जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है? विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी एम्पियर। एम्पियर विद्युत प्रवाह की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, त्वरण की इकाई क्या होती है? त्वरण की इकाई क्या होती है? आपका आंसर होगा दूरी प्रति सेकेंड अर्थात दूरी प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण की इकाई दूरी प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ओम मीटर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। अगला क्वेश्चन, रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है, इसलिए रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? वायु का वेग निम्नलिखित में से
किसमें सबसे अधिक होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी टॉर्नेडो। टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन और टॉर्नेडो इन सब में देखा जाए तो टॉर्नेडो में वायु का वेग सबसे अधिक होता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी टॉर्नेडो। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा होती है, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी केवल गतिज ऊर्जा। हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव में एक निश्चित बिंदु पर दबाव निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? किसी द्रव में एक निश्चित बिंदु पर दबाव निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए दिन का समय, रात, दोपहर या सुबह। रात, दोपहर या सुबह, इस पर किसी द्रव में एक निश्चित बिंदु पर दबाव निर्भर नहीं करता। जबकि मुक्त सतह से दिए गए बिंदु की गहराई, द्रव का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण, इन तीनों पर जो होता है दाब निर्भर करता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए दिन का समय पर दाब निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रा किलोवाट घंटा होता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और के गुणनफल का। तो गुरुत्वीय त्वरण और किसके गुणनफल के बराबर किसी वस्तु का भार होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी द्रव्यमान। त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है किसी वस्तु का भार। अगला क्वेश्चन, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण दूध को मथने पर दूध से क्रीम अलग हो जाती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? आपके पास ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण में किसका संवेग अधिक है? जबकि गतिज ऊर्जा सबके समान है, एक ही गतिज ऊर्जा से चल रहे हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी अल्फा कण। अल्फा कण का संवेग अधिक है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम के आधार पर जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, इसके आधार पर ही रॉकेट जो है कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने, आपके पास ऑप्शन है निम्न ताप के कारण, निम्न वेग के कारण, अल्प दाब के कारण, अल्प घनत्व के कारण। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी अल्प घनत्व के कारण। अल्प घनत्व के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, जलवाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता जाता है, तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जलवाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता जाता है, तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी द्रव उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का भार निम्न में से कहाँ शून्य नहीं होगा? किसी पिंड का भार निम्न में से कहाँ पर शून्य नहीं होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र पर। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है कि किसी पिंड का जो भार होता है पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, जबकि ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार शून्य होता है, जबकि ध्रुवों पर शून्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, चिमटा फायर टॉन्स किस प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण है? चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीय प्रकार के उत्तोलक। उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो चिमटा जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अगला क्वेश्चन, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी द्वितीय श्रेणी। श्रेणी द्वितीय लीवर का उदाहरण होता है एक पहिए का ठेला। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निम्न घनत्व के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, वह घट जाता है। तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, क्योंकि वायु का घनत्व कम हो जाने से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऐसा करें कि सारे लोग जो देख रहे हैं वो एक बार वीडियो को पूरा शेयर कर दें अपने ग्रुप में, ताकि जो अन्य लोग भी इस वीडियो को, जिनके ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं हाल फिलहाल में, जैसे पेट हो गया या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम जहाँ पर साइंस पूछा जाता है, तो उनके लिए भी ये कारगर साबित होगा। तो अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो लोग देख रहे हैं वो लाइक कर दें, ताकि इस तरह के अन्य भी जो सेगमेंट है उन पर वीडियो आपको प्रोवाइड की जा सके। तो सारे लोग एक बार ग्रुप में, अपने स्टडी ग्रुप जो भी है उनमें वीडियो को एक बार जम के शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं। न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है। न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है। आपके पास ऑप्शन है कण प्रकृति की, तरंग प्रकृति के, द्वैत प्रकृति, कण और तरंग दोनों साथ साथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कण प्रकृति की। न्यूटन का गति का नियम तब लागू होता है जब पदार्थ हो की प्रकृति कण की प्रकृति हो, तो कण प्रकृति पर ही न्यूटन का गति का नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, घट जाता है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि स्केटिंग करते वक्त बर्फ पिघलता है और काफ़ी तेज़ी से सरकता जाता है। तो जैसे बर्फ पर दाब बढ़ा दिया जाएगा तो उसका गलनांक कम हो जाएगा और कम ताप पर ही वो पिघलने लगेगा। अगला क्वेश्चन, बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर, बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में, आपके पास ऑप्शन है बेहतर होगा, समान होगा, निम्न होगा, वायु के तापमान पर आधारित होगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, निम्न होगा। बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में निम्न होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? तो आपके पास ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, बलाघूर्ण का नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम बल की प्रकृति को बताता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व। तो विश्राम जड़त्व के कारण अश्वारोही अपनी स्थिति में जो पड़ा रहता है, और अश्व के एकाएक चले जाने पर उसका ऊपरी सिरा जड़त्व के कारण गति का विरोध करने से अश्वारोही के गिरने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व के कारण। अगला क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का, आपके पास ऑप्शन है समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है और समान बल होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, समान त्वरण होता है। शून्य अर्थात निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो त्वरण होता है वो समान होता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा से अनुपात क्या होगा? यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा से अनुपात क्या होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2:7। घूर्णन ऊर्जा और संपूर्ण गतिज ऊर्जा का अनुपात 2:7 का होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस
में गतिज ऊर्जा नहीं है। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती, जबकि चलती हुई गोली, बढ़ता हुआ पानी और चलता हथौड़ा, इन तीनों में गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि ये अपनी गति की अवस्था में है, जबकि खींचा हुआ धनुष जो है विश्राम की अवस्था में है। इसलिए खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा जो होती है नहीं होती है, बाकी इन तीनों में गतिज ऊर्जा होती है। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनु अचर गति से चलता है तो आपके पास ऑप्शन है, उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता, उस पर कोई बल क्रियाशील नहीं है, वस्तु में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता, और ऑप्शन डी, उसका वेग सदैव एक सा रहता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उसका वेग सदैव एक सा रहता है। जब कोई वस्तु एक वृत्त के अचर गति से चलती है, अनुचर गति से चल रही है, तो उसका वेग सदैव एक सा रहता है। अगला क्वेश्चन, जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। ऐसे पदार्थों में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, टॉर्क। अगला क्वेश्चन, अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब, आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। जब कोई बुलबुला झील की तली से ऊपर आता है तो उसका आकार में वृद्धि होती है और उस पर लगने वाला जो दाब होता है वो कम होता है। दाब कम होने के कारण ही उसका आयतन बढ़ता है और ऊपर आकर वो फूट जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, दाब कम होगा। अगला क्वेश्चन, वस्तु का कोणीय आकार किस पर निर्भर करता है? वस्तु का कोणीय आकार किस पर निर्भर करता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों इसके वास्तविक आकार तथा आपस इसकी दूरी, मतलब से इसकी दूरी जो है, वस्तु का कोणीय आकार किस पर निर्भर करता है? वस्तु का आकार और उनके बीच की जो दूरी होती है इस पर निर्भर करता है। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कि दोनों इसके वास्तविक आकार और आपस की जो दूरी होती है उस पर निर्भर करता है वस्तु का कोणीय आकार। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। वायुदाब घट जाने के कारण हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायुमंडल से जब ऊपर जाएंगे तो गुब्बारा के अंदर जो वायुदाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है और इसके कारण से गुब्बारे का आकार बढ़ने लगता है और प्रत्यास्थता एक लिमिट पर कम हो जाने के कारण गुब्बारा फट जाता है। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, वायुदाब घट जाने लगता है इसके कारण। अगला क्वेश्चन, सामान्यतया कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? सामान्यतया कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, घूर्णन। घूर्णन की गति को रोकने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द्रव का दाब किस पर निर्भर नहीं करता? द्रव का दाब किस पर निर्भर नहीं करता? तो आपका आंसर होगा बर्तन के आकार पर। बर्तन के आकार पर द्रव का दाब निर्भर नहीं करता, जबकि द्रव कॉलम की ऊंचाई पर, द्रव के द्रव्यमान पर और बर्तन के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, लेकिन आकार पर निर्भर नहीं करेगा। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी।
बर्तन के आकार पर निर्भर नहीं करता, लेकिन बर्तन के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, भूक्रोड़ के अंदर की चक्र धाराएं। भूक्रोड़ जो होता है, पृथ्वी का केंद्र जो होता है, क्रोड़ होता है, उसके अंदर जो चक्र धाराएं होती हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण होती हैं, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों की। प्रकाश जो विकिरण होता है वह तरंग और कण दोनों प्रकृति को प्रदर्शित करता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, आपके पास आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसलिए प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति है, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो आपका आंसर होगा निर्वात में। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय होता है, लगभग कितना होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8.5 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर आने पर 8.5 मिनट का समय लेता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, तरंगदैर्घ्य और वेग। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, आवृत्ति। जबकि तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाते हैं, तीव्रता भी बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति जो है यह अपरिवर्तित रहती है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। यहाँ ऊर्जा में बढ़ाव रहेगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, नियान। नियान का प्रयोग विज्ञापन या प्रकाश सजावट में जो विसर्जन नलिका होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण परिघटना का परिणाम होता है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। जब हीरे से कांच में प्रकाश जाता है तो वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? निम्नलिखित में से
इस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला क्वेश्चन, तंतु प्रकाशिकीय संरचना में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाश की संरचना में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश तरंग के रूप में। तंतु प्रकाश की अर्थात ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर में जो संचार होता है वो प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो एंडोस्कोप होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, जिसको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस पर एंडोस्कोपी कार्य करता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका का निर्माण होता है, इसलिए मृग मरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात किया जाए तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने ही माध्यम में वापस जब आ जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम जाने वो सघन माध्यम में ही वापस आ जाता है, तो उसको कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, क्योंकि जब हीरे में प्रकाश की किरणें प्रवेश कर जाती हैं तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 24 डिग्री होता है, तो 24 डिग्री कोण पर ही वो किरणें हमेशा मुड़ती रहती हैं, इसलिए किरणें जो हीरे के अंदर प्रवेश कर जाती हैं वह बाहर निकलने में समय लगता है या बाहर जल्दी नहीं निकल पाती, इसलिए वो बार बार उसमें घूमती रहती है, इसलिए हीरा जगमगाता हुआ प्रतीत होता है। और ये परिघटना जो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो जगमगाता हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी होलोग्राफी। होलोग्राफी जो होती है त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने की एक तकनीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी होलोग्राफी। अगला क्वेश्चन, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी पारदर्शी माध्यम की। सभी पारदर्शी माध्यम की आर पार जो किरणें जाती हैं उन पर रमन प्रभाव कार्य करता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह वक्राकार है, तो पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी आवृत्ति मॉड्यूलन। आवृत्ति मॉड्यूलन जो होता है श्रव्य संकेतों के लिए, संकेतों को प्रेषित करने के लिए या भेजने के लिए प्रयुक्त तकनीक होती है, जबकि आयाम मॉड्यूलेटर जो होता है ये चित्रों को भेजने के लिए होता है। तो आप टीवी पर जो चित्र देखते हैं उसको भेजने के लिए आयाम मॉड्यूल होता है, और जो आवाज़ आती है उसके लिए आवृत्ति मॉड्यूल होता है। तो दूरदर्शन में सिर्फ हमको आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वहाँ पर आवृत्ति मॉड्यूल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है तथा उल्टा होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधी रेखा से सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है?
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। पूर्ण सूर्यग्रहण के समय अल्ट्रावायलेट प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है, तो अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं वह आँखों को जलाती है। तो आँखों में अपरिवर्तनीय जो क्षति पहुँचती है वो अल्ट्रावायलेट किरण के कारण होती है। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। अगला क्वेश्चन, किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी तारे का रंग दर्शाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, उसका ताप। किसी तारे का जो रंग होता है वो उसके ताप को प्रदर्शित करता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, धूल कण। धूल कण जो होता है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के कारण होता है, क्योंकि जब प्रकाश अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में अनेक धूल कण घूमते रहते हैं और उनसे प्रकाश की किरणें टकराकर वह फैल जाती हैं। तो प्रकाश का जो विसरण होता है वायुमंडल में वो धूल कणों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्ध्य से। प्रकाश का जो रंग होता है वह तरंगदैर्ध्य पर के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है, क्योंकि जब हम किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाली जो किरणें होती हैं वह भिन्न भिन्न रंगों को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए प्रकाश का रंग निर्धारण उसकी तरंगदैर्ध्य से होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, बैगनी। बैगनी का जो तरंगदैर्ध्य होता है सबसे कम होता है और विचलन सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है और विचलन कम होता है। तो विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाली जो किरणें होती हैं ये अपने तरंगदैर्ध्य के आधार पर भिन्न भिन्न रंगों में बट जाती है। जब एक श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो भिन्न भिन्न रंगों में जो बेपग्योर होता है तो भिन्न भिन्न रंगों में सारी किरणें बट जाती हैं, और ये जो रंग में डिवीजन होता है ये उनकी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। जैसा कि पिछला क्वेश्चन भी आया था, तो तरंगदैर्ध्य जो होती हैं वह रंगों का निर्धारण करती हैं प्रकाश के, और जो बैगनी रंग होता है इसकी तरंगदैर्ध्य कम और इसका विचलन अधिक होता है, और लाल रंग जो होता है इसकी तरंगदैर्ध्य अधिक और विचलन कम होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी, बैगनी। बैगनी जो होता है इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीला प्रकाश। ध्यान रखिए, लाल प्रकाश कभी न मारिए क्योंकि आपका आंसर गलत हो सकता है। ये पूछा गया क्वेश्चन और आयोग भी मानता है और ये सही भी है कि जो नीला प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा उच्चतम होती है, जबकि लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होती है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कम और विचलन अधिक होता है, जबकि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अधिक, विचलन कम होता है। लेकिन अगर ऊर्जा की बात किया जाए कि सबसे अधिक ऊर्जा या उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है, तो आप आंसर मारेंगे नीला, नीले प्रकाश में ऊर्जा उच्चतम होती है। अगला क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य जो है उदित होने से कुछ मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, तो आपका आंसर होगा अपवर्तन। प्रकाश की अपवर्तन के कारण ही क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा जो दीर्घ वृत्ताकार में दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ किनमें, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया में। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो अंधेरे में या प्रकाश का जो अदृश्य भाग होता है अर्थात जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, तो प्रकाश के अदृश्य भाग में संश्लेषण किया जाता है। तो किस में किया जाता है, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, मतलब प्रकाश का अदृश्य भाग वहाँ रहता है,
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो किन में किया जाता है? आपका आंसर होगा बैक्टीरिया द्वारा। अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य की लंबाई सर्वाधिक होती है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्ध्य अधिक और विचलन कम होता है, इसलिए दूर से ही दिखाई देने लगता है। क्योंकि इन प्रकाश का विचलन कम होने के कारण ये बिजली नहीं होता, तो तरंगदैर्ध्य अधिक होती है। यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि लाल प्रकाश की जो लंबाई होती है, तरंग की लंबाई होती है, इसको तरंगदैर्ध्य बोलते हैं, वो सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीला प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए प्रकाश आकाश जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नलों में और खतरे के संकेतों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वो दिखता है। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है? तो आपका आंसर होगा काला। अगला क्वेश्चन, प्रसारीय विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारीय विश्व की संकल्पना आधारित है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव पर। प्रसारीय विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में से किसका उपयोग होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का प्रयोग। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी काल्पनिक और बड़ा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। जब हम किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वह 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है, क्योंकि जो भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश होते हैं उनकी तरंगदैर्ध्य भी भिन्न भिन्न होती है, तो तरंगदैर्ध्य के आधार पर वह 7 रंग का प्रकाश जो होता है भिन्न भिन्न रंगों में बढ़ जाता है। तो प्रिज्म के आधार पर या प्रिज्म के द्वारा 7 रंग के प्रकाश को अलग अलग रंगों में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी हरा रंग। अगर बेबीगोल को देखा जाए तो जो ग्रीन होता है वो मध्य में आता है, तो हरा रंग जो होता है इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो आपका आंसर होगा दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी यह नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि जो इंद्रधनुष होता है हमेशा सूर्य जिस दिशा में रहता है उसकी विपरीत दिशा में दिखाई देता है, और अगर सूर्य दोपहर के 12 बजे आकाश में सबसे उच्चतम स्थिति में होता है तो उस समय इंद्रधनुष नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी अपसारी लेंस जैसा। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी
व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा अगर समतल दर्पण की ऊंचाई है तो वो उसका पूरा प्रतिबिंब उसमें दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगला क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 0.75 मीटर। अगला क्वेश्चन, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल लेंस से। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस से, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। और दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक किया जाता है अवतल लेंस द्वारा। अगला क्वेश्चन, आँख में संकेंद्रण होता है। आँख में संकेंद्रण होता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा आँख में संकेंद्रण होता है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को दोबारा शेयर कर लीजिए अपने सारे दोस्तों में, ताकि जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के पास वीडियो पहुँचे, ताकि उनका भी लाभ हो सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड क्या है? आपके पास ऑप्शन है, सामान्यतः जीवाणुओं में पाया जाने वाला छोटा वृत्ताकार डीएनए, वृद्धि को बढ़ाने वाला एक जीवाणु, डीएनए पुनर्योजन में काम आने वाला एक एंजाइम, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए सामान्यतः जीवाणुओं में पाया जाने वाला छोटा वृत्ताकार डीएनए, इसको प्लाज्मिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता? प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति प्राणी कोशिका अर्थात जंतु कोशिका में कभी भी नहीं पाई जाती, जबकि गाल्जी बॉडी, सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों पाए जाते हैं। तो जंतु कोशिका में गाल्जी बॉडी, सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जबकि सेलुलोज की जो बनी होती है कोशिका भित्ति ये सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, प्राणी कोशिका में नहीं। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कोशिका का दिमाग है। कोशिका का दिमाग है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए जीवाणुओं में। तो जीवाणु में सूत्री विभाजन नहीं होता है, बाकी हरे शैवाल, कवकों तथा उच्च वनस्पतियों में सूत्री विभाजन पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए जीवाणु में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? आपके पास ऑप्शन है नाइट्रोजनी बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फास्फोरिक अम्ल और एमिनो अम्ल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल जो होता है ये प्रोटीन का भाग होता है, न कि डीएनए का, जबकि नाइट्रोजनी बेस, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल ये डीएनए के भाग होते हैं। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनके भाग पाए जाते हैं, जबकि एमिनो अम्ल डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं होता। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है पेशी कोशिका, उपकला कोशिका, त्वचा कोशिका और तंत्रिका कोशिका। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन, जीन क्या है?
जीन क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आनुवंशिकी की इकाई। आनुवंशिकी की इकाई जीन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है पादप कोशिका में, पशु कोशिका में, पादप एवं पशु कोशिका दोनों में, पादप या पशु कोशिका दोनों कोशिका में नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पादप और पशु कोशिका दोनों में। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, जिसको जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका इन दोनों में पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में, जबकि सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पादप कोशिका एवं पशु कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था। तो आनुवंशिकता की इकाई आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, जीन, जिसको वंश प्रारूप बोलते हैं। तो जीन जो होता है ये अनुवांशिकता की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जिस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है वे कौन है? पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जिस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है वे कौन है? आपके पास ऑप्शन है एच डी खुराना, सी वी रमन, जेसी बोस, मेघनाथ साहा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेसी बोस। जेसी बोस का संबंध पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किया जाता है और एक भारतीय वैज्ञानिक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेसी बोस। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया? मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। मेंडल ने मटर के 7 आनुवांशिक लक्षण जो थे, वंशागतीय लक्षण, उनका अध्ययन किया था। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस जो होता है नहीं पाया जाता है, व्यवस्थित रूप से न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि एंटमीबा, हाइड्रा और स्पाइरो वगैरह में व्यवस्थित रूप से न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, बैक्टीरिया, जिसमें न्यूक्लियस व्यवस्थित रूप में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुंकेसर। पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि तना, परागकण और मूल शीर्ष जो होता है इसमें समसूत्री विभाजन होता है, जबकि पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुंकेसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अनुवांशिक है? निम्न में से कौन अनुवांशिक है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, जीन। जीन आनुवांशिक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 46। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन, सेलुलोज, शर्करा, लिपिड। आंसर होगा ऑप्शन बी, सेलुलोज, क्योंकि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन, वे गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाते हैं? वे गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑटोसोम। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उनको ऑटोसोम गुणसूत्र कहा जाता है, और 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो जो 22 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं।
इसलिए 22 जोड़ी गुणसूत्र को ऑटोसोम कहा जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीन का चित्रण। जीन के चित्रण को जीनोम चित्रण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का विखंडन कहाँ होता है? कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का विखंडन कहाँ होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, टायरोसिन। डीएनए में उपलब्ध टायरोसिन यौगिक जो होता है अमीनो अम्ल नहीं बनाता, जबकि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये जो हैं डीएनए में उपलब्ध होते हैं और ये अमीनो अम्ल बनाते हैं। तो डीएनए में जो उपलब्ध है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन 4 पाए जाते हैं जो अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। टायरोसिन डीएनए में उपलब्ध होता है लेकिन ये अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करता, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, टायरोसिन। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन, सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। प्रोटीन कोशिका भित्ति में नहीं पाई जाती है, बाकी तीनों जो हैं ये कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सैंगियोरस होता है? निम्न में से कौन सैंगियोरस होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, मच्छर। मच्छर सैंगियोरस होता है। अगला क्वेश्चन, रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, शहतूत। शहतूत के पत्ते जो होते हैं इस पर रेशम के कीड़े को पालन किया जाता है, जिसको सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट पालन जो है शहतूत के पौधे पर किया जाता है और वो कीड़े जो होते हैं उसके पत्ते को खाते हैं, इसलिए रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ जो होता है शहतूत के पत्ते होते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम। सोडियम पौधे की वृद्धि की लंबाई के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, और सोडियम लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम। अगला क्वेश्चन, आलू किसका संशोधित रूप है? आलू किसका संशोधित रूप है? आपके पास ऑप्शन है जड़, डंठल का, फूल का, पत्ता का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, डंठल, जिसको तना बोलते हैं। तो आलू जो होता है तने का संशोधित रूप होता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, डंठल का। अगला क्वेश्चन, पौधे में परागकण कहाँ उत्पादित होता है? पौधे में परागकण कहाँ उत्पादित होता है? आपके पास ऑप्शन है जड़ों में, पत्ता में, फूल में, तना में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, फूल में। फूलों में परागकण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कीट किससे संबंधित है? कीट किससे संबंधित है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थ्रोपोडा। कीट जो है आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक कैरोटीन के कारण क्या बनता है? भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक कैरोटीन के कारण क्या बनता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीला रंग। गाय के दूध में उपस्थित कैरोटीन प्रोटीन जो होती है इससे गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीला रंग। अगला क्वेश्चन, स्तनियों के सींग, खुर, नाखून तथा पंजे किससे उत्पन्न होते हैं? स्तनियों के सींग, खुर, नाखून तथा पंजे किससे उत्पन्न होते हैं? आपके ऑप्शन है त्वचा की पेशियों से, त्वचा की अधिचर्म से, त्वचा की स्ट्रेटम कार्नियम से, वसा की नलिकाओं से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, त्वचा की स्ट्रेटम कार्नियम से। त्वचा की स्ट्रेटम कार्नियम से स्तनियों के सींग, खुर, नाखून तथा पंजे उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन,
कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है। कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है। आपके ऑप्शन है 2 जोड़ी पंख, 3 जोड़ी टांगें, ट्रैकिया, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 3 जोड़ी टांगें। 3 जोड़ी टांगों की उपस्थिति के कारण उनको डिफाइन किया जाता है कि ये कीट वर्ग का प्राणी है। अगला क्वेश्चन, किसने दूध में वसा अधिक होती है। किसके दूध में वसा अधिक होती है। भैंस, ऊँट, गाय, रेनडियर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी रेनडियर। रेनडियर के दूध में वसा अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है। अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है। कशाभिका, सीलिया, रोमक, कूटपाद। तो अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद कहलाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी कूटपाद। अगला क्वेश्चन, कीटों का आहार नाल। कीटों का आहार नाल में सहजीवी के रूप में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है। कीटों का आहार नाल में सहजीवी के रूप में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है। आपके ऑप्शन है ट्राइकोनिम्फा, प्लाज्मोडियम, अमीबा, यूग्लिना। आपके आंसर है ऑप्शन ए ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा जो होता है वह कीटों का आहार नाल में सहजीवी के रूप में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ है। अगला क्वेश्चन, विशालकाय सरीसृपों के विलुप्त होने का कारण क्या है। विशालकाय सरीसृपों के विलुप्त होने का कारण क्या है। ऑप्शन ए भोजन का अभाव, जल का अभाव, अनुकूलन का न होना, मांसाहारी होना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुकूलन का न होना। अनुकूलन का न होने के कारण विशालकाय सरीसृप के जो विलुप्त होने का मेन कारण अनुकूलन का न होना था। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है। आपके ऑप्शन है कछुआ, हाथी, बंदर, मनुष्य। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए कछुआ। कछुए का जीवन काल अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए कछुआ। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। आपके ऑप्शन है शुतुरमुर्ग का अंडा, मुर्गी का अंडा, मानव रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, जबकि तंत्रिका कोशिका मानव की सबसे लंबी कोशिका है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन, सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है। सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है। मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, पोरीफेरा, मैमेलिया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए मोलस्का। सीप मोती जो होता है वो मोलस्का संघ का प्राणी है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए मोलस्का। अगला क्वेश्चन, प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं। आपके ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिकी, बहुकोशिकी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग में रखने का कारण क्या है। व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग में रखने का कारण क्या है। आपके पास ऑप्शन है उसमें स्तनों का पाया जाना, बच्चे देना, शरीर पर बाल होना, सल्कों की उपस्थिति। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चे देना। बच्चे देने के कारण मछली जो व्हेल होती है इसको स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्क्योप्टेरिक्स में कौन से सरीसृप लक्षण थे। आर्क्योप्टेरिक्स जिसको सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है। तो क्वेश्चन है कि आर्क्योप्टेरिक्स में कौन से सरीसृप लक्षण थे। आपके ऑप्शन है जबड़े पर दांत, पूंछ, चोंच। ऑप्शन बी नखरित पंख, जबड़े पर दांत, पूंछ। ऑप्शन सी नखरित पंख, सल्क, पिच। ऑप्शन डी जबड़े पर दांत, पिच, पूंछ। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी नखरित पंख, सल्क और पिच। इसकी उपस्थिति के कारण आर्क्योप्टेरिक्स को सरीसृप वर्ग में रखा जाता है। तो आर्क्योप्टेरिक्स जो होता है सरीसृप और पक्षी वर्ग की बीच की कड़ी है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी नखरित पंख, सल्क और पिच के कारण आर्क्योप्टेरिक्स को सरीसृप का जो लक्षण है प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन उड़ सकता है। इनमें से कौन उड़ सकता है। आपके ऑप्शन है हॉर्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू,
पेंगुइन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो पक्षी होता है ये उड़ सकता है, बाकी ऑस्ट्रिच, एमू और पेंगुइन ये उड़ नहीं सकती। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए हॉर्नबिल। अगला क्वेश्चन, अमीबा किसका उदाहरण है? अमीबा किसका उदाहरण है? जीवाणु का, विषाणु का, फफूंद का, एक कोशिकीय जीव का। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक कोशिकीय जीव का। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? आपके ऑप्शन है चमगादड़, गिलहरी, कंगारू, डकबिल, प्लेटिपस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, डकबिल प्लेटिपस। एकिडिना और डकबिल प्लेटिपस ये दो ऐसे स्तनधारी प्राणी हैं जो अंडे देते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, डकबिल प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है एपोस्पोरिस, पार्थिनोकॉर्पी, एपोगैमी, सिंजीनेसिस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्थिनोकॉर्पी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आंशिक मूल परजीवी है? निम्न में से कौन आंशिक मूल परजीवी है? आपके ऑप्शन है अमरबेल एवं आम, चंदन एवं स्ट्राइगा, बैलेनोफोरा एवं ओरोबैंकी, पान एवं इलायची। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमरबेल एवं आम, ये आंशिक मूल परजीवी है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं। नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं मृतोपजीवी, परजीवी, स्वपोषी, प्रकाशानुवर्ती। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मृतोपजीवी। नाइट्रीकरण जीवाणु जो होते हैं ये मृतोपजीवी होते हैं। अगला क्वेश्चन, पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है पौधों को हरा रंग प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन करना, रंध्र के माध्यम से गैसों का विनिमय करना, भोजन का निर्माण करना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, भोजन का निर्माण करना। पत्ती का मुख्य कार्य भोजन का निर्माण करना होता है। अगला क्वेश्चन, लाइकेन वे जीव हैं जिनमें कवक के साथ होते हैं। लाइकेन वे जीव हैं जिनमें कवक के साथ होते हैं। तो किन दो जीवों के मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है ये पूछा जा रहा है। तो एक को दे दिया गया है क्वेश्चन में कवक, और दूसरा क्या हो सकता है? आपके ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, शैवाल। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है। तो लाइकेन वे जीव हैं जिनमें कवक के साथ शैवाल होते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधों में एंजाइम कहाँ होते हैं? पौधों में एंजाइम कहाँ होते हैं? आपके ऑप्शन है पत्तियों में, जड़ में, तने में, शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं में। पौधों में एंजाइम कहाँ होते हैं? तो शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं में होते हैं। अगला क्वेश्चन, खोज बत्ती में दर्पण को प्रयुक्त होता है। खोज बत्ती में जो दर्पण प्रयुक्त होता है वह है नतोदर दर्पण, उन्नतोदर दर्पण, सादा दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, नतोदर दर्पण। नतोदर दर्पण जो होता है वो खोज बत्ती, सर्च लाइट जो होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आ गया। तो इसका आंसर आपका होगा 25 सेंटीमीटर। आपका आंसर है ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? आपके ऑप्शन है पुतली, रेटिना, सिलियरी मांसपेशी, आइरिस। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी के कारण आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन, लेंस की शक्ति मापी जाती है। लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायप्टर में। लेंस की जो शक्ति होती है वो डायप्टर में मापी जाती है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि अन्य लोगों को
इसका लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। आपका आंसर है 200। आपके ऑप्शन है 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। यदि किसी ऐनक चश्मे के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो उनके फोकस दूरी जो होती है 50 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर होती है। आपके ऑप्शन है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। तो आपका आंसर होगा 0 डायोप्टर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। आपके ऑप्शन है फिल्म, लेंस, शटर, आवरण। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए फिल्म। आँख के रेटिना की जो है परंपरागत कैमरे से तुलना की जाए तो उसकी फिल्म के से तुलना की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है। आपके ऑप्शन है स्वच्छमंडल, परितारिका मंडल, पुतली, दृष्टिपटल। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी दृष्टिपटल। मनुष्य की आँख में वस्तु का प्रतिबिंब जो है दृष्टिपटल पर बनता है। आपका आंसर है ऑप्शन डी दृष्टिपटल। अगला क्वेश्चन, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह आपके ऑप्शन है अवशोषित करता है, परिवर्तित करता है, अपरिवर्तित करता है, परावर्तित करता है, प्रकीर्ण करता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी परावर्तित करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये हैं, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये रंग हैं, आपके ऑप्शन है लाल, नीला, नारंगी। ऑप्शन बी लाल, हरा, नीला। ऑप्शन सी लाल, पीला, हरा और ऑप्शन डी लाल, हरा और भूरा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला जो है एक रंगीन टेलीविजन में प्रयोग किया जाने वाला आधारभूत रंग है। अगला क्वेश्चन, जब लाल, नीला तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कौन रंग हो जाता है। आपके ऑप्शन है बैगनी, लाल, पीला, सफ़ेद। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी सफ़ेद। लाल, नीला और हरे रंग का पुंज जब एक स्थान पर पड़ेगा तो प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाता है क्योंकि ये तीनों प्राथमिक रंग हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 7। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। आपके ऑप्शन है वायु में, द्रव में, धातु में, निर्वात में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी धातु में। ध्वनि का वेग अधिकतम धातु में होता है जबकि प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी धातु में। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। आपके ऑप्शन है ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो वही क्वेश्चन है, सिर्फ शब्दों को चेंज कर दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ठोसों में। तो ठोस में ध्वनि तरंगों का जो प्रगमन होता है वो सबसे तीव्र होता है। अगला क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। आपके ऑप्शन है हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। तो आपका आंसर होगा
ऑप्शन डी लोहा। तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दिए गए ऑप्शनों में लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। पहला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं, क्योंकि जो ध्वनि तरंगें होती हैं इनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं, जबकि निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चलती। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। आपके ऑप्शन है ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में। निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती, जबकि ठोस, द्रव, गैस इन तीनों माध्यमों में ध्वनि तरंगें चल सकती हैं। अगला क्वेश्चन, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवार, जो दीवार होती है, को ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। जो म्यूजिक कंसर्ट्स के हॉल होते हैं उनकी दीवारों को ध्वनि को अवशोषित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? आपके ऑप्शन है 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर, 30 मीटर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 17 मीटर। 17 मीटर जो होता है ध्वनि की परावर्तित जो ध्वनि होती है उसको स्पष्ट सुनने की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। अगर एग्जैक्ट बात किया जाए तो 16.5 मीटर होती है। 16.5 मीटर जो है ये एग्जैक्ट दूरी है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लगभग 17 मीटर मान सकते हैं। तो ध्वनि के परावर्तित जो ध्वनि होती है उसको स्पष्ट सुनने के लिए न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होती है। आपका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 10 मील प्रति मिनट, 330 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुणे 10 घाते 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 330 मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कहीं कहीं आपको 332 मीटर प्रति सेकेंड में मिलेगा, तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, इसलिए चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि? तो आपके ऑप्शन है उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, अर्थात वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। तो ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम न होने के कारण चंद्रमा की सतह पर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वह चंद्रमा की सतह पर एक दूसरे की बात को सुन नहीं सकते। अगला क्वेश्चन, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से कम, 1,000 हर्ट्ज के बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है सोनोग्राफी, ईसीजी,
EEG, एक्सरे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में पराश्रय ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो चमगादड़ जो होते हैं अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण है कि चमगादड़ पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। अगला क्वेश्चन, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? आपके ऑप्शन है हवा में प्रदूषण, आँख के रोग, ओजोन लेयर में बाधा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन लेयर में बाधा। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वातावरण में ध्वनि। डेसिबल जो होती है ये वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन है 5 डेसिबल, 10 डेसिबल, 30 डेसिबल, 100 डेसिबल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 30 डेसिबल। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। 100 डेसिबल का रव या नॉइस का प्रबलता स्तर संगत होगा। 100 डेसिबल का नॉइस प्रबलता स्तर संगत होगा। आपके ऑप्शन है सुनाई भर देने वाली आवाज़ से, सामान्य वार्तालाप से, शोर शराबे वाली गली की आवाज़ से, यंत्र कारखाने के शोर से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यंत्र कारखाने के शोर से। तो यंत्र कारखाने जो होते हैं उनके जो शोर होते हैं वे लगभग 100 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। आपके ऑप्शन है 45 डेसिबल, 50 डेसिबल, 55 डेसिबल और 60 डेसिबल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 45 डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण 45 डेसिबल है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाएगा। आपके ऑप्शन है तारत, प्रबलता और ध्वनि गुणता। ऑप्शन बी तारत और प्रबलता। ऑप्शन सी केवल ध्वनि गुणता। ऑप्शन डी केवल प्रबलता। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल ध्वनि गुणता। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद केवल ध्वनि गुणता के कारण ही उनमें अंतर किया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? आपके ऑप्शन है इंफ्रारेड, एक्स किरणें, दृष्टिगोचर प्रकाश, रेडियो तरंगे। तो इन ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों की लंबाई सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियो तरंगे। अगला क्वेश्चन,
टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है अवरक्त, परावैंगनी, दृश्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अवरक्त। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए अवरक्त विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। आपके ऑप्शन है आयाम मॉड्यूलन द्वारा, ऑप्शन बी आवृत्ति मॉड्यूलन द्वारा, ऑप्शन सी कला मॉड्यूलन द्वारा, ऑप्शन डी कोण मॉड्यूलन द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयाम मॉड्यूलन द्वारा। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण आयाम मॉड्यूलन द्वारा होता, जबकि ध्वनि संकेत जो होती हैं संदेश उनके संचरण का माध्यम जो होता है आवृत्ति मॉड्यूलन होता है। जो रेडियो तरंगें होती हैं जो रेडियो पर प्रसारण किया जाता है वो आवृत्ति मॉड्यूलन होता है, जबकि दूरदर्शन पर जो चित्र को प्रदर्शित किया जाता है या संचरण किया जाता है तो वहाँ पर आवृत्ति मॉड्यूलन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए आयाम मॉड्यूलन का। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलन से और ध्वनि का आवृत्ति मॉड्यूलन से। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए आयाम मॉड्यूलन द्वारा। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। आपके ऑप्शन है आयाम आरोपण, ऑप्शन बी स्पंद संकेत आरोपण, ऑप्शन सी आवृत्ति आरोपण, ऑप्शन डी समय विस्तार गुणन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवृत्ति आरोपण। टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी आवृत्ति मॉड्यूलन या आवृत्ति आरोपण होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी आवृत्ति आरोपण। अगला क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी ओजोन परत की मोटाई मापने में। डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है, जबकि डेसिबल का प्रयोग ध्वनि के लिए किया जाता है, ध्वनि के माप के लिए डेसिबल का। और अब जो डॉप्सन होता है ये ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, ओडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति, एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र जो है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी जो तीन ऑप्शन है ये सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति असंवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बढ़ेगी, घटेगी। रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह घटेगी या बढ़ेगी यह वायुमंडल दाब पर निर्भर करेगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी घटेगी। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। अगला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। पवन ऊर्जा में गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है।
गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर आती है, इसलिए पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती। अगला क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका प्रभाव पर क्या असर पड़ेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। क्योंकि जब झील की तली से कोई भी वायु का बुलबुला ऊपर उठता है तो उस पर जो दाब लगता है उसकी दाब की मात्रा ऊपर जैसे जैसे आता जाता है तो दाब कम होता जाता है, इसके कारण उसका आकार में वृद्धि हो जाती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, आकार बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोलाकार। भारहीनता की अवस्था का मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाए। जब जी का मान शून्य हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा, तो मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो होता है वो गोलाकार हो जाता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोलाकार। अगला क्वेश्चन, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आपके ऑप्शन है कर चलन ऐंठन से, कर चल ऐंठन से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से, हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है आइसोबार, वायुदाब, आइसोहाइट ऊंचाई, आइसोहलाइन बर्फ वर्षा, और ऑप्शन डी आइसोबार गहराई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोहलाइन जो होती है बर्फ वर्षा से नहीं संबंधित होती है, जबकि आइसोबार वह दाब से संबंधित है, आइसोहाइट ऊंचाई से है और आइसोबार गहराई से संबंधित है। आइसोहलाइन जो होता है इसका संबंध लवणता से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? आपके ऑप्शन है लोहा, निकेल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता, जबकि लोहा, निकेल और कोबाल्ट धातु चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकार जो कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं उसका लोकप्रिय नाम क्या है? आपके ऑप्शन है कल्ली का चूना, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो कलाकार, डॉक्टर और मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं उसका लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगला क्वेश्चन, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, अर्थात स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए कौन सी चीज़ या किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? आपके ऑप्शन है कार्बन की मात्रा, ऑप्शन बी मैग्नीज की मात्रा, ऑप्शन सी सिलिका की मात्रा, ऑप्शन डी क्रोमियम की मात्रा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन की मात्रा। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, जबकि उसको जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो क्रोमियम स्टील में जो लोहा होता है उसको स्टेनलेस स्टील अर्थात जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग करते हैं, उसकी कठोरता बढ़ाने के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और इसके ये सेकेंड पार्ट था, अगला पार्ट जल्द ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो अपलोड की जाएगी उन सब का लिंक आपको तुरंत मिल सके और आप उन सारी वीडियो को देखकर अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।